नमस्कार, मैं हूं राज और इंडिया फर्स्ट लाइव पर आप देख रहे हैं कवर स्टोरी। तो गौतम गंभीर बिल्कुल बौखला गए हैं। आपको मालूम होगा मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं, मेलबर्न में जो हार मिली उसके बाद गौतम गंभीर बिल्कुल बौखला गए। मैच खत्म होने के बाद वो ड्रेसिंग रूम में आते हैं और चिल्लाते हैं खिलाड़ियों पर। खिलाड़ियों और गौतम गंभीर के बीच में फायरिंग होती है, बातों की फायरिंग होती है। और गौतम गंभीर ये साफ साफ कहते हैं कि अब ये बहुत हो गया, तुम लोगों ने अपने मन से बहुत कुछ कर लिया, अपने मन से खेल लिया, अब ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने एक बड़ी खास बात कही। उन्होंने कहा कि जो नेचुरल गेम की बात करते हो ना, उनका इशारा बिल्कुल ऋषभ पंत की तरफ था। ऋषभ पंत ने मेलबर्न की दोनों इनिंग्स में इतने गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले, इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेला, जैसे उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि टीम जीतती है या हारती है। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो अपने मनमाने शॉट्स खेलें, और अगर आउट हो जाते हैं या टीम हारती भी है कोई बात नहीं, वो बोलेंगे मेरा नेचुरल गेम है। कैसा नेचुरल गेम है भाई? नेचुरल गेम के नाम पे आप टीम को हरा देंगे? मतलब आप इंडिविजुअल खेल खेल रहे हो क्या? आप इंडिविजुअल खेल रहे हो, आप टीम के लिए खेल रहे हो। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि मैं नेचुरल गेम खेलता हूं? ये बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल शॉट्स थे जो ऋषभ पंत ने दोनों इनिंग्स में खेले। आप याद कीजिए किस तरह से सुनील गावस्कर इतने भड़क गए थे ऋषभ पंत के ऊपर कि उन्होंने कहा स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। पहले इनिंग्स में बोलैंड की बॉल पे ऋषभ पंत एक स्कूप शॉट मारते हैं, पहली बार वो चूक जाते हैं, दूसरी बार भी वही शॉट मारते हैं, जबकि वहां पे डीप थर्ड मैन पे खिलाड़ी खड़ा होता है। मतलब उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो आउट हो जाएंगे इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलने से। वो नहीं मानते हैं, शॉट खेलते हैं, आउट हो जाते हैं। और दूसरे इनिंग्स में आप देखिए, याद कीजिए, पोस्ट लंच सेशन जो है वो आराम से खेलते हैं। जैसे ऐसा लगा कि सुनील गावस्कर ने ये जो थपेड़ लगाई उनको, जो डांटा उनको कमेंट्री में बैठ करके, उससे शायद उनको कोई सबक मिला। तो पोस्ट लंच सेशन उन्होंने बहुत ही ध्यान से खेला, आउट नहीं हुए। पोस्ट लंच सेशन के बाद आते हैं और ये जो पैट कमिंस है वो उनके लिए एक ट्रैप लगाता है, ट्रेविस हेड को बुलाता है जो रेगुलर बॉलर नहीं है, और उसको कहता है तुम लूप में बॉल डालो और ये मारेगा। इनको पता था कि ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इसने मारा ऋषभ पंत ने, और पैट कमिंस ने बाउंड्री पे जा करके कैच ले लिया। ऋषभ पंत को ये दिखा नहीं कि बाउंड्री पर लोग लगाए गए हैं, उनको ट्रैप में फंसाया जा रहा है। लेकिन एक बेहद गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके ऋषभ पंत ने एक ऐसी कोलैप्स को ट्रिगर कर दिया मेलबर्न में, जहां से टीम की हार हो गई, शर्मनाक हार हो गई, 184 रन की हार हो गई। आप सोचिए, तो गौतम गंभीर का गुस्सा फट पड़ा। यह इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, और उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जैसी खबरें आ रही, गौतम गंभीर इतने नाराज हैं कि यह भी हो सकता है कि जो 3 तारीख से वहां पे सिडनी में टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, उसमें रोहित शर्मा की जगह ही ना बचे, क्योंकि वो रोहित शर्मा से भी बेहद खफा हैं। क्योंकि रोहित शर्मा, एक तो उनका बल्ला नहीं चल रहा है, और दूसरे उनकी जो कैप्टेंसी है उस पर भी काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, और शायद रोहित शर्मा को मौका ना मिले, लेकिन अभी कुछ तय नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और ऋषभ पंत को भी ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन अगर उन्हें ड्रॉप नहीं भी किया गया तो उनको एक कड़ी चेतावनी दी जाएगी, और जो रौद्र रूप दिखाया गौतम गंभीर ने, उससे बहुत तय है कि अगली बार इस तरह का शॉट खेलने से पहले ऋषभ पंत 4 बार सोचेंगे। और अगर वो नहीं संभलते हैं तो गौतम गंभीर के रहते फिर उनका खेलना मुश्किल हो जाएगा। अगर इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है, अगर उस पर हम गौर से देखें और उनके गुस्से को समझने की कोशिश करें तो ये ड्रेसिंग रूम में जो कुछ हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट था। लेकिन सवाल ये है कि गौतम गंभीर किस किस को डराएंगे? पूरी टीम ही नहीं चल रही है, बैटिंग लाइनअप तो आपकी खत्म हो गई है, और कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं उनको आप कुछ कह नहीं सकते। रोहित शर्मा का फॉर्म नहीं है, विराट कोहली का फॉर्म नहीं है, मतलब किसका फॉर्म है? किसी का फॉर्म नहीं है। 2-4 नए लड़कों को छोड़ दिया जाए, ऋषभ पंत का भी बिल्कुल फॉर्म नहीं है इस टेस्ट सीरीज में। यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं, केएल राहुल थोड़ा ठीक ठाक खेल रहे हैं, नीतीश रेड्डी ने अच्छी बैटिंग कर ली है, लेकिन जो आपकी जो कोर है बैटिंग लाइनअप की, वो नहीं चल पा रही है। और जो 2 बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा और विराट कोहली, ये तो वाइट एलिफेंट बन के रह गए हैं। ये एनपीए बन गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं। और विराट कोहली जो अब तो एनआरआई भी बन गए हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, उनका प्लान है वहाँ शिफ्ट होने का।
ऐसा लगता है ये जो इनकी पूरी प्लानिंग है लंदन में शिफ्ट होने का, इसका असर उनके खेल पे पड़ा है। कंसंट्रेशन उनका बिल्कुल खत्म हो गया है। इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया कि टीम इंडिया का जो ड्रेसिंग रूम है वहाँ बहुत मुश्किलें हैं। कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच में बातचीत नहीं हो रही है। प्रैक्टिस करने के लिए जब वो अभी बाहर आए सिडनी मैच से पहले नेट्स में, तो उनकी बातचीत नहीं हुई। ये भी हो सकता है कि जसप्रीत बुमराह कप्तानी करें। अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक ये पता चल जाएगा कि कौन खेल रहा है और कौन कप्तानी कर रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि टीम में अगर इस तरह का माहौल है, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ये भी बता रही है कि एक दो जो नए खिलाड़ी हैं वो कप्तानी बनने की रेस में शामिल हैं। उनको कप्तान बनने की बड़ी जल्दी है क्योंकि उनको आईपीएल में कप्तान बना दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन आप गौर से उसको एनालाइज करेंगे तो इशारा बिल्कुल दो लोगों की तरफ है, शुभमन गिल और ऋषभ पंत। बिल्कुल इनकी तरफ इशारा है। और एक खबर यह भी है कि एक बड़े सीनियर प्लेयर हैं जो कह रहे हैं मुझे इंटरिम कप्तान बना दो, और वो हैं विराट कोहली। रन तो उनसे बन नहीं रहा, पिछले 5 साल से उनसे रन नहीं बन रहा है। अब ये तो समस्या है। आप रोहित शर्मा को निकालेंगे तो रोहित तो आपसे पूछेगा कि मुझे निकाल रहे हो तो विराट को क्यों नहीं निकाल रहे। पिछले 5 महीने में रोहित शर्मा का फॉर्म खराब हुआ है, लेकिन विराट कोहली पिछले 5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनको तो आप नहीं हटा रहे। तो स्थिति बड़ी मुश्किल है। और गौतम गंभीर के लिए एक और खतरा है, उनके साथ एक कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ये तो आपने देखा होगा, मीडिया से ही बात नहीं कर पाते हैं। अभी सिडनी टेस्ट से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसमें वो रोहित शर्मा उनके साथ नहीं थे। किसी जर्नलिस्ट ने पूछा कि रोहित शर्मा कहाँ है, तो एक डिप्लोमेटिक जवाब देने की बजाय वो कहते हैं कि मैं आ गया ये काफ़ी नहीं है, मैं हूँ यहाँ पे। तो एक तो उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम टीम में भी आ रही है। सेलेक्टर्स ने भी इसको नोट किया है। और पीटीआई की एक खबर है, उसके मुताबिक वो सोर्सेज के हवाले से पीटीआई ने खबर चलाई है कि अगर अब बीजीटी ट्रॉफी जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, वो तो भारत एक तरह से हार ही गया है। अगर सिडनी टेस्ट वो जीत जाता है तो बराबरी हो जाएगी और तब वो रिटेन कर लेंगे। लेकिन जो WTC है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उससे भारत लगभग बाहर हो गया है। बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की जो सीरीज होने वाली है उसमें क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके बाद अगर चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहता है, भारत बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो गौतम गंभीर का भी जाना तय है। शायद उनको ये इशारा कर दिया गया है, तभी उन्होंने आपा खो दिया और ड्रेसिंग रूम में ये कहा है कि अब वही होगा जो मैं कहूँगा। देखिए, आपा खोने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर गौतम गंभीर को ऐसा लगता है कि इस तरह की बात ड्रेसिंग रूम में करके, खिलाड़ियों के साथ लड़ाई झगड़ा करके वो कुछ हासिल कर लेंगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। समस्या क्या है उसको समझना पड़ेगा। यहाँ पर जब भी कोई बड़ी हार होती है उसमें कुछ विलेंस होते हैं, कुछ खलनायक होते हैं, और ये खलनायक चूंकि इन्होंने अपनी पोजीशन टेकन फॉर ग्रांटेड रखी है, उनको लगता है कि उनको कोई हटा नहीं सकता। तो जब तक आप एक क्राइटेरिया तय नहीं करेंगे और सबके ऊपर एक समान लागू नहीं करेंगे, तो फिर ये चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। आपकी अपनी जो नौकरी है ना, वही खतरे में आ जाएगी। अभी ये गौतम गंभीर धमकी दे रहे हैं दूसरों को कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, या एक दो को निकाल भी सकते हैं। रोहित शर्मा तो उनके निशाने पे ही हैं, अगला निशाना विराट कोहली होंगे, लेकिन यह भी संभव है कि उसके पहले कहीं उनका ही पत्ता न कट जाए। तो आप एक क्राइटेरिया क्यों नहीं तय करते। अब चलिए हम लोग चलते हैं मेलबर्न टेस्ट में हुआ क्या। अब आप सब जानते हैं कि मेलबर्न टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 184 रन से बहुत बड़ी शिकस्त दे दी। हम लोग इस पर बात करेंगे अभी, और खुलकर बात करेंगे, बिना किसी लाग लपेट के बात करेंगे। जैसा मैंने आपको कहा, इस हार के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद भारत की लगभग खत्म हो गई है। अब बहुत कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच में होने वाले टेस्ट सीरीज में क्या होता है, क्या परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनता है। अगर मेलबर्न में हम लोग आए, मेलबर्न में जो टेस्ट हुआ उसमें जो शर्मनाक हार हुई, अब उसके 3 सबसे बड़े खलनायक बन के उभरे हैं। 3 सबसे बड़े खलनायक है, और अगर कहें कि BCCI भी चौथा खलनायक रहा तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि टीम में जिस तरह की ग्रुपिज्म है, फेवरेटिज्म है, उसको BCCI पूरी तरह से नज़रअंदाज करता रहा है, और उसी का खामियाजा टीम को भुगतना पड़ रहा है कि ड्रेसिंग रूम में गौतम गंभीर को आज ये चीखना पड़ रहा है, चिल्लाना पड़ रहा है, लोगों को धमकियां देनी पड़ रही है। BCCI को इससे शायद कोई मतलब ही नहीं है कि भारत की टीम हार रही है या जीत रही है। बड़े खिलाड़ियों का ध्यान खेल पर है या नहीं है, BCCI का ध्यान सिर्फ पैसे पर है, ऐसा लग रहा है।
बीसीसीआई को हार जीत से कोई मतलब नहीं रह गया है। बड़े खिलाड़ी रन बनाएं या नहीं बनाएं, विकेट लें या नहीं लें, बस उनका कनेक्शन सही होना चाहिए। उनको मालूम है कि उन्होंने अच्छी सेटिंग कर रखी है, वो सही ग्रुप में है, तो टीम में अपनी जगह को इन खिलाड़ियों ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है और यही सारी चीज़ों की जड़ है। अब वापस मेलबर्न टेस्ट पर आते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इस टेस्ट में हुई हार के लिए 3 बड़े खलनायक थे। एक एक करके उन तीनों पर बात करेंगे। सबसे बड़े खलनायक थे, जैसा मैंने पहले भी कहा आपको, ऋषभ पंत। एक तो ऋषभ पंत का प्रदर्शन जो है इस दौरे में वैसे भी कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन मैच के आखिरी दिन पर नजर डालिए। भारत को जीत के लिए 340 रन की जरूरत थी 92 ओवर में। कम नहीं होते 92 ओवर। 92 ओवर में 340 रन बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये ठीक है कि चौथे या 5वें दिन अगर ये टारगेट हो तो मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं था। अब चौथी इनिंग्स में 340 रन करना आसान नहीं होता है, लेकिन जैसा मैंने कहा असंभव भी नहीं था। अब भारत ने पहले सेशन में 3 विकेट 33 रन पर गंवा दिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली और केएल राहुल आउट हो गए। रोहित शर्मा और विराट कोहली तो ऐसे भी नहीं चल रहे थे, केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे, वो भी आउट हो गए। अब टीम के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत के बीच में जबरदस्त पार्टनरशिप होती है 88 रनों की। अब जायसवाल और ऋषभ पंत पूरा पोस्ट लंच सेशन बिना कोई विकेट गंवाए खेल जाते हैं। अब भारत को जीत की उम्मीद भी बन जाती है, या कम से कम ये लगता है कि चलो यहां से हार तो नहीं सकते, मैच ड्रॉ हो जाएगा। भारत हारेगा नहीं, मैच ड्रॉ हो जाएगा। स्कोर पहुंच जाता है 121 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और उस वक्त पैट कमिंस क्या करता, देखिए बहुत थिंकिंग कैप्टन है। पैट कमिंस एक बहुत ही थिंकिंग कैप्टन है। वो दिमाग अपने अप्लाई करता है, वो स्ट्रेटजी बनाता है, और ऐसा लगता है सब अलग अलग बैटर्स के लिए उसने अलग अलग स्ट्रेटजी बना रखी है। उसको पता है ऋषभ पंत ज़्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं रख सकता, इसलिए वो जाल बिछाता है। ट्रेविस हेड को, जो रेगुलर बॉलर नहीं है, उसको बॉलिंग के लिए बुलाता है। उसे कहता है लूप की बॉल डाल, शॉर्ट बॉल डाल। फील्डर को बाउंड्री पर लगा देता है। अब जैसे कहते हैं ना कि चिड़िया को बहेलिया दाना डालता है और उसे अपने जाल में फंसा लेता है। चिड़िया दाना चुगने आती है और बहेलिया उसको कैद कर लेता है। वही हाल पैट कमिंस और ट्रेविस हेड ने मिलकर ऋषभ पंत का किया। अपनी आदत से मजबूर ऋषभ ट्रेविस हेड को छक्का मारने की कोशिश करते हैं और बाउंड्री पर कैच हो जाते हैं। एक अच्छी खासी जमी जमाई पार्टनरशिप टूट जाती है और वहां से कोलैप्स शुरू हो जाता है। रेत के टीले की तरह भारत की बैटिंग ढह जाती है। तीसरे सेशन का खेल शुरू होते समय स्कोर होता है 121 रन 3 विकेट पर, और आगे के 7 विकेट 34 रन पर गिर जाते हैं और भारत 184 रन से हार जाता है। सवाल है कि ऋषभ पंत ने इतना गंदा शॉट क्यों खेला? क्या जरूरत थी उसको ये शॉट खेलने की? एक इररिस्पॉन्सिबल शॉट ने पोस्ट लंच सेशन की उनकी जितनी मेहनत थी सब पर पानी फेर दिया। ऋषभ पंत देख रहे थे कि ट्रेविस हेड को बुलाकर कमिंस उनके लिए जाल बिछा रहा है, फिर भी नहीं संभले। जानबूझकर उन्होंने एक ऐसा गंदा शॉट खेला जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये जो बाउंड्रीज होती हैं, मैदान भी जो होता है वो बड़ा होता है, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज होती हैं, तो एक तरह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऋषभ पंत ने अपनी इनिंग्स की आत्महत्या कर ली और उसकी कीमत चुकानी पड़ी भारत की टीम को, जिसे 184 रन की शर्मिंदगी वाली हार झेलनी पड़ी। इस गंदे शॉट को खेलकर ऋषभ पंत ने दिखाया कि वो रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट नहीं खेल सकते। वो उनका जो अप्रोच है बिल्कुल इररिस्पॉन्सिबल है। देखिए, आउट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर 5 के बैट्समैन से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो सिचुएशन के हिसाब से शॉट सेलेक्ट करेगा। एक बात समझ लीजिए, अग्रेसिव क्रिकेट में और इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट में फ़र्क होता है। जब लोग ये कहते हैं ना कि अरे ऋषभ पंत तो ऐसे ही खेलता है, ये उसका नेचुरल गेम है, ये नेचुरल गेम का मतलब इररिस्पॉन्सिबल गेम नहीं होता है। जब आप अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं तो आप ये देखते हैं कि फील्डर्स कहाँ कहाँ पर हैं और उस हिसाब से आप शॉट सिलेक्शन करते हैं। लेकिन जब आप इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेलते हैं तो आप कुछ नहीं देखते, ब्लाइंड हिटिंग करते हैं, सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। किस्मत में होगा तो छक्का, नहीं तो टाटा बाय बाय। और ऋषभ पंत ने यही किया। ऋषभ पंत ने इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेला, इररिस्पॉन्सिबल शॉट सिलेक्शन किया, गंदे शॉट्स लगाकर आउट हुए। याद कीजिए पहली इनिंग्स में ऋषभ ने कैसे इसी तरह की गलती की थी। वो बोलैंड की बॉल पे वो स्कूप करने गए और शॉट थर्ड मैन पे वो पकड़े गए, डीप थर्ड मैन पे पकड़े गए, सॉरी। अब उसको देख करके सुनील गावस्कर इतने भड़क गए कि उन्होंने कहा, 3 बार मूर्ख कहा, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। सोचिए,
सुनील गावस्कर जैसा व्यक्ति जो आमतौर पे अपने आप को संयत रखता है, कंट्रोल रखता है, वो गुस्से में आ गया। उसने कहा स्टूपिड है बिल्कुल बंदा ये। वैसे तो इस पूरे सीरीज में ऋषभ पंत का प्रदर्शन खराब रहा है। 4 टेस्ट मैचों में पंत 37, 1, 21, 28, 9, 28 और 30 ये उनका स्कोर रहा है। आप देख लीजिए, पूरे सीरीज में 22 के औसत से केवल 154 रन बना सके वो। लेकिन इस चौथे टेस्ट में ऋषभ पंत ने गैर जिम्मेदाराना रवैये की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इसलिए किया क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता हारे या जीते। भाई 27 करोड़ उसको आईपीएल में मिला है, उसको क्या फर्क पड़ता है। और उसने अपना पीआर वगैरह सेट करके रखा है। आप जा करके उसको कुछ बोलिए ट्विटर पे, लोग गालियां देना शुरू कर देंगे। तो भैया वो अपना शॉट खेलेगा, आउट हो गया कोई बात नहीं, छक्का लग गया अच्छी बात है, नहीं तो आउट होकर के जाकर के वो बैठेगा ड्रेसिंग रूम में। उसकी पीआर टीम है, किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ कह दिया, उसके साथ गाली गलौज ये लोग करेंगे। अब बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने भी कहा, ऋषभ पंत के बारे में कहा कि भाई उसको सिचुएशन को ध्यान में रखकर खेलना चाहिए था। लेकिन भाई साहब ये बताइए, ये चीज़ आप आउट होने के बाद उसको कह रहे हैं। पहले से अगर आपने, जब पहली इनिंग्स में उसने ऐसी शॉट खेली थी, आपने बैठ के उसके साथ बातचीत की? आपने नहीं की होगी, तभी तो ये हाल हुआ ना। और ऋषभ पंत भाई अपने टशन में रहने वाला आदमी है। इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर आई थी उसमें यह भी कहा गया था कि 2 लोग हैं जो कप्तान बनने को बिल्कुल व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। उनमें से एक ये भाई साहब भी हैं, ऋषभ पंत। उनको लगता है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं, परफॉर्मेंस उनका वैसा है नहीं। एक गावा में उन्होंने मैच जिता दिया, उसके बाद उनको लग रहा है कि बस इतने बड़े फन्ने खां बन गए हैं। और इतनी बुरी हार भारत के हिस्से में उन्होंने डाली, और वो भी आप देखिए पोस्ट लंच सेशन को ढंग से खेलने के बाद। देखिए बात यह है कि ऋषभ पंत को जो 5 नंबर पे भेजा जा रहा है टेस्ट मैचों में ना, वो 5 नंबर का प्लेयर है ही नहीं। 5 नंबर पर जेन्युइन बैट्समैन होना चाहिए भाई, जो अपने खेल को समय के हिसाब से ढाल सके, सिचुएशन के हिसाब से ढाल सके। ऋषभ पंत ये पिन हिटिंग करने वाला बंदा है। उसको आप बोलिएगा कि भाई रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेलो और अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल में रखो, तो वो कुछ देर तक ही कर पाएगा। वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल सकता वो, और लंबी इनिंग्स खेलने के लिए उसे भाग्य का सहारा चाहिए होगा। लेकिन भाग्य हर रोज तो साथ देगा नहीं। तो 5 नंबर के लिए ऋषभ पंत फिट है ही नहीं। ये मैनेजमेंट की गलती है, टीम मैनेजमेंट की गलती है कि ऋषभ पंत जैसे प्लेयर को आप 5 नंबर पर भेज रहे हैं। उसको अगर आपको खिलाना ही है तो 7 नंबर 8 नंबर पर भेजिए, जो नॉर्मली वो लोग पिंच हिटर्स होते हैं 7 और 8 वाले। क्योंकि ऋषभ पंत भगवान भरोसे खेलते हैं। अब ब्लाइंड हिटिंग करेंगे, लग गया तो छक्का, नहीं तो टाटा बाय बाय, जैसा मैंने कहा आपको। इससे तो बढ़िया ये होगा कि ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरेल को मौका दिया जाए। वो कम से कम रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट तो खेलता है। ऋषभ पंत वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, T20 के लिए तो सही हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परामेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसी पिंच हिटिंग जितने भी लोग कर सकते हैं वो सब खेल सकते हैं, बशर्ते की कंसिस्टेंसी हो। लेकिन टेस्ट मैच में 5 नंबर के लिए वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जैसा मैंने कहा, खिलाना ही है तो 7 और 8 पे खिलाइए उनको, 5 पर तो बिल्कुल नहीं। तो ऋषभ पंत थे पहले विलेन। अब जो दूसरे विलेन थे वो कौन? वो खुद कप्तान रोहित शर्मा, जिनका बल्ला पिछले 5 महीने से बिल्कुल नहीं चल रहा, और इस सीरीज में तो बिल्कुल नहीं चल रहा, बिल्कुल वो फेल हो चुके हैं। अब जरा देखिए कि उन्होंने क्या किया है इस बॉर्डर गावस्कर टेस्ट सीरीज में। अब देखिए, पहला टेस्ट वो खेले नहीं क्योंकि वो पिता बनने वाले थे। चलिए ठीक है, पिता बनने के समय विराट कोहली ने भी छुट्टी ली थी, इन्होंने भी लिया, और अभी पैट कमिंस भी पिता बनने वाले हैं, तो वो उन्होंने भी छुट्टी के लिए कह दिया है। लेकिन एक केन विलियमसन भी एक प्लेयर था जो पिता बनने के अगले दिन वो बैटिंग कर रहा था। खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक कमिटमेंट दिखाता है, केन विलियमसन का कमिटमेंट और इन लोगों का कमिटमेंट। खैर पहला टेस्ट जो पर्थ में हुआ उसमें चूंकि रोहित शर्मा मौजूद नहीं थे तो जसप्रीत बुमराह कप्तान बने, और उस टेस्ट में भारत को 295 रन की बड़ी जीत मिली। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा वापस आ गए। रोहित शर्मा की वापसी होती है, और वो भी बतौर कप्तान उनकी वापसी होती है। याद कीजिए सुनील गावस्कर ने क्या कहा था। सुनील गावस्कर ने कहा था कि अगर पहले टेस्ट के लिए रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं है तो फिर उनको पूरे दौरे में कप्तान नहीं बनाना चाहिए, जसप्रीत बुमराह को पूरे दौरे की कप्तानी दी जानी चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं सुना। दूसरे टेस्ट मैच में वो आते हैं, कप्तान बन जाते हैं, और उसके बाद पूरा रिदम चेंज हो जाता है। भारत वो टेस्ट 10 विकेट से हार जाता है। सुनील गावस्कर की सलाह मैनेजमेंट ने नहीं मानी। रोहित को अपनी जिद पर कायम रहना है। कैसे? अब देखिए, रोहित ऑस्ट्रेलिया तो चले गए, आगे के 3 टेस्ट उन्होंने खेले,
लेकिन ना तो उनके बल्ले से रन निकला और ना ही भारत को वो एक भी मैच जिता पाए। एडिलेड के बाद ब्रिस्बेन में भी भारत हार जाता अगर बारिश नहीं हुई होती। तो बारिश ने भारत को तीसरे टेस्ट में हारने से बचा लिया और मेलबर्न जो चौथा टेस्ट था वो भारत 184 रन से हार गया। अब देखिए, मेलबर्न में रोहित शर्मा ने अपने लिए जगह बनाने के लिए शुभमन गिल को बाहर कर दिया। केएल राहुल जो पिछले मैच में ओपनर के तौर पर अच्छा खेले, उन्हें नंबर 3 पर भेज दिया। मतलब पूरी तरह से बैटिंग लाइनअप को चेंज कर दिया खुद को ओपनर के तौर पर एडजस्ट करने के लिए। लेकिन दोनों पारियों में बुरी तरह फेल हो गए। पिछले टेस्ट में रोहित नंबर 6 पर खेले थे, उस नंबर पर भी नहीं चल पाए। इस बार ओपन करके भी नहीं चल पाए। भाई देखिए, सच तो यह है कि रोहित शर्मा अब अपने करियर के ढलान पर हैं। एक तरह से कहें तो उनका करियर अब खत्म हो गया है। उम्र का असर साफ साफ दिख रहा है। 37 साल के वो हो चुके हैं। हर कोई ये बता रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं, सुनील गावस्कर हैं, दूसरे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उनका फीट मूवमेंट नहीं है, उनका फीट चल नहीं रहा, उनका पैर नहीं चल रहा है क्रीज में। सुनील गावस्कर और दूसरे कमेंटेटर्स बार बार ये बता रहे हैं, बॉडी अब उनका साथ नहीं दे रही है। खास करके टेस्ट मैच में जब रेड बॉल से आप खेलते हैं तो आपकी जो फीट मूवमेंट है वो एक्सेलेंट होनी चाहिए। वो भी तब जब आप क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं। वहाँ आप पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क के खिलाफ खेल रहे हैं, तो वहाँ पे और आप ओपनर हैं, वो उस वक्त भी बिल्कुल एकदम ताज़े होते हैं। तो जब आप क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं और आपका फीट मूव नहीं कर रहा है, तो फिर यही हश्र होना है। उम्र का असर हर किसी पे हो जाता है और उनको ये समझना पड़ेगा। भाई अब उनको ये सिग्नल्स मिल रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा मानने को तैयार नहीं है। अब देखिए, पिछले 3 टेस्ट के 5 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 31 रन बनाए हैं। जी, 5 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन। और पिछले 6 टेस्ट में रोहित शर्मा ने 123 रन बनाए हैं। आप सोच लीजिए, इस साल रोहित ने कुल मिलाकर के 14 टेस्ट खेले हैं और 619 रन बनाए हैं। मतलब 24 या 25 के एवरेज से उन्होंने ये रन बनाए हैं। वैसे देखिए, उनका जो ढलान आया है ना, पिछले 5 महीने में आया है। 5 महीने पहले तकरीबन अगस्त में इस साल उनका बैटिंग एवरेज 45.46 था, लेकिन अभी वो गिर करके 40.57 हो गया। मतलब सीधे 5% नीचे आ गया। सच तो यह है कि अगर उनके फॉर्म की बात करें तो टीम में उनकी जगह बनती नहीं है। अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो सिडनी में होने वाले आखिरी टेस्ट में या तो ना खेलें, या अगर खेले भी तो उसके बाद वो संन्यास की घोषणा कर दें। अभी जो खबर आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर ने मन बना लिया है कि शायद वो उनको मौका नहीं दे, लेकिन कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है और अंतिम समय पर भी ये चीज़ें बदल सकती हैं, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अगर रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट खेल भी लेते हैं, अभी जो संकेत मिल रहे हैं शायद वो ना खेलें, लेकिन अगर वो खेल भी लेते हैं तो सिडनी टेस्ट शायद उनके जीवन का आखिरी टेस्ट हो जाए। इसमें तो बिल्कुल ये लग रहा है कि ऐसा ही होगा। वैसे जैसे मैंने कहा आपको कि सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। अब अपनी इतनी खराब फॉर्म को देखते हुए रोहित शर्मा को ये चाहिए था कि वो खुद को सिडनी टेस्ट से खुद ही ड्रॉप कर लेते। ये गौतम गंभीर को कहने की जरूरत नहीं पड़ती और बुमराह को कप्तानी करने देते, उनकी जगह शुभमन गिल टीम में आ जाता। लेकिन ये जो खेलने का जो मोह है ना, वो रोहित को ऐसा नहीं करने दे रहा। और रोहित शर्मा अकेले ऐसे नहीं है। देखिए, भारत के क्रिकेट इतिहास में शायद ही, मुझे तो ध्यान नहीं आता, हाँ ये आर अश्विन एक अपवाद जरूर हैं, वरना जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ना, उनको भी देख लीजिए आप, कपिल देव से आप देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, सौरभ गांगुली को देख लीजिए, कोई अपने मन से नहीं गया है। सबों को धक्का दे के निकाला ही गया है। सबको निकालना पड़ा धक्का दे करके, वो चाहे कपिल देव रहे हों, चाहे सचिन तेंदुलकर रहे हों, सौरभ गांगुली रहे हों, ये सब ने यही किया है। तो रोहित शर्मा से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन एक नई शुरुआत तो ये कर सकते थे जब वो देख रहे थे। और वो भी देखिए, 6 महीने पहले इन्होंने T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताया है। आप सोचिए, आपको ये अच्छा लग रहा है। उस वक्त पूरे देश ने आपको सिर आंखों पे बिठाया और आज हर कोई ये कह रहा है कि भाई इसको कब हटाओगे, ये कब संन्यास लेगा, इसको टीम से बाहर करो। ये अच्छा लग रहा है क्या? ये रोहित शर्मा को सोचना चाहिए। और आप ये भी देखिए कि T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम का क्या हश्र हुआ है। पहले श्रीलंका से ODI सीरीज भारत हार जाता है। ये 29 साल के बाद होता है कि श्रीलंका से कोई ODI सीरीज भारत हारता है। उसके बाद न्यूजीलैंड से 0-3 से जो घरेलू श्रृंखला है उसमें व्हाइट वॉश हो जाता है, भारत हार जाता है। 12 साल के बाद भारत अपने घर में कोई टेस्ट सीरीज हारता है, 12 साल के बाद। और शॉकिंग चीज़ पता है क्या होती है? शॉकिंग चीज़ ये होती है कि रोहित शर्मा बड़े ही बेशर्मी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि यार चलो 12 साल में ऐसा हो गया तो क्या है, कोई बात नहीं, बनता है।
कप्तान ऐसी बात करेगा? मतलब कोई दुख नहीं था उनको, कोई शर्मिंदगी नहीं थी। अब अगर ऐसी सोच हो कप्तान की तो आप क्या कह सकते हैं? और ऐसी सोच तभी आती है जब आपको ऐसा लगता है कि जीते या हारे आपका कोई नुकसान नहीं है, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपकी जगह सुरक्षित है, आपको टीम से कोई हटा नहीं सकता। जब इस तरह का अहंकार आपके मन में आ जाता है तभी इस तरह का बयान आता है। चारों तरफ से रोहित शर्मा को ड्रॉप करने की मांग उठ रही है। क्या रोहित को ये अच्छा लग रहा होगा? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि वाकई उन्हें धक्के मारकर टीम से निकाला जाए? क्योंकि प्रेशर तो अब बीसीसीआई पर भी आ रहा है और जैसी खबरें आ रही हैं ऐसा ही कुछ उनके साथ किया जाने वाला है। लेकिन सब कुछ पता चल जाएगा जब टेस्ट मैच शुरू होगा सिडनी में। देखिए, वैसे सच बात यह है कि इंडिया का जो टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर है वो पिछले 3-4 साल से नहीं चल रहा है। अब लोअर ऑर्डर ही आपको आकर के रन बना करके दे रही थी और आपको बचा रही थी, कभी जडेजा, कभी अश्विन, कभी ऋषभ पंत। लेकिन जब तक आप जीत रहे थे कोई कुछ नहीं बोल रहा था। और अब चूंकि आप लगातार हारने लगे हैं तो पोस्टमार्टम तो होगा और ऐसी बातें भी होंगी और टीम से निकालने की भी बात होगी। और वही लोग जो आपकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही लोग आज आपकी जगह पर सवाल उठा रहे हैं। इरफान पठान ने तो भी यहाँ तक कह दिया कि अगर रोहित कप्तान ना हो तो टीम में उनकी जगह नहीं बनती, और बिल्कुल सही बात कही है। देखिए, इरफान पठान जैसे लोग अभी ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप हार रहे हैं। अगर भारत नहीं हारता तो इरफान पठान भी शायद इस एक्सटेंट तक नहीं जाते। तो जब तक आप जीतते हैं सारी चीज़ें ढकी रहती हैं, लेकिन जब आप हारने लगते हैं तो ये सारी बातें सामने आएंगी। अब ये सबको ही कह रहा है। सुनील गावस्कर ने भी कह दिया है कि अगर सिडनी में रन नहीं बनते हैं तो उनको टीम में रखना मुश्किल होगा। अभी तो पहले वो सिडनी में खेल लें, क्योंकि जिस मूड में गौतम गंभीर दिख रहे हैं, एक पीटीआई की खबर है कि किसी ने पैरवी की रोहित शर्मा की कि भाई उनको सिडनी टेस्ट तो खेलने दो, लेकिन गौतम गंभीर ने मना कर दिया। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये पता चलेगा जब मैच शुरू होगा सिडनी में। लेकिन अपनी इस स्थिति के लिए रोहित शर्मा खुद जिम्मेवार है, अपनी इस बेइज्जती के लिए रोहित शर्मा खुद जिम्मेवार है। वो कहते हैं ना, आपको संन्यास तब लेना चाहिए जब लोग पूछें कि अरे अभी क्यों ले रहे हो, तब नहीं जब लोग थू थू करने लगे और बोले कि भाई कब जाओगे तुम, कब संन्यास लोगे। रोहित शर्मा को ये चाहिए था कि वो ग्रेसफुली, इज्जत के साथ रिटायर हो जाते और बुमराह को टेस्ट टीम की कप्तानी बीसीसीआई सौंप देती। आप सबने देखा होगा जसप्रीत बुमराह ने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। वो टीम के वाइस कैप्टन भी हैं। इस सीरीज़ में तकरीबन 140 से 150 ओवर डाले उन्होंने, 30 विकेट लिए हैं। देखिए आपने पहले टेस्ट में जब कप्तानी उन्होंने की तो कैसे जीत दिलवाई। और एक बात मैं आपको और बता दूं, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी एक वर्ल्ड टेस्ट टीम की लिस्ट जारी की है, उसमें बुमराह को ही कप्तान बनाया है। भारत से सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं उसमें, एक जसप्रीत बुमराह और दूसरे यशस्वी जायसवाल। कैप्टन बुमराह है। मगर अब देखिए, ऑस्ट्रेलियंस जो हैं अपने क्रिकेट अवेयरनेस के लिए और स्ट्रेटजी के लिए जाने जाते हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया के जो ये लोग हैं वो भी ये मानते हैं कि भाई उनके अगर मतलब यार्डस्टिक से देखें तो बुमराह ही कप्तानी के लायक है, कैप्टेंसी मटेरियल है अभी के हिसाब से। लेकिन अब बीसीसीआई को कौन समझाए, पता नहीं कौन कहता है कि फास्ट बॉलर कभी कैप्टन नहीं हो सकता। हमारे यहाँ कपिल देव कैप्टन थे और पैट कमिंस ने जो उदाहरण रखा है उसके बाद तो ये कहना ही नहीं चाहिए कि फास्ट बॉलर जो है वो कैप्टन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है और पैट कमिंस ने इसको प्रूव किया है। अब आते हैं मेलबर्न के तीसरे खलनायक पर, और तीसरे खलनायक कौन है? एनआरआई प्लेयर विराट कोहली, जो आजकल इंग्लैंड में रहते हैं, लंदन में रहते हैं, खेलने आते हैं इंडिया में खेलने आते हैं, पैसे बनाते हैं और उसके बाद लंदन जाके रहते हैं। भाई देखिए, बात यह है कि वो पूरी तरह से अपना कंसंट्रेशन खेल से वो खो चुके हैं। खेल पर अब उनका कंसंट्रेशन है नहीं। अब वो कर क्या रहे हैं भाई? 6ठी, 7वीं, 8वीं स्टंप पे जा रही बॉल को छेड़ करके बार बार आउट हो रहे हैं। अगर आप उनके डिसमिसल्स देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा कि जैसे वो रिप्ले हो रहा है, एक ही तरह से बार बार आउट हो रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी एक ही वजह हो सकती है कि कंसंट्रेशन नहीं है और लंबे समय से नहीं है। अब कंसंट्रेशन क्यों नहीं है वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको दिखती हैं। आप नज़र लगाइए कि अगर कोई खिलाड़ी देश से बाहर रहने लगेगा तो उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी? भाई देश से बाहर रहना, वहाँ सेटल होना, उसका कंसंट्रेशन क्या गेम पर होगा? देखिए, मैं मानता हूँ कि व्यक्तिगत मामलों को नहीं उठाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जब आप लगातार असफल हो रहे हैं और लगातार मतलब पिछले 5 साल से 2020 के बाद से उनका फॉर्म सही नहीं चल रहा है, तो लोग तो सवाल करेंगे ना। और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है, आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे है, इस पर तो सवाल उठेगा। और उनके कंसंट्रेशन में साफ कमी दिख रही है। अब सोचिए,
मेलबर्न की पहली पारी में उन्होंने 36 रन बनाया और दूसरी पारी में मात्र 5 रन बनाया। और आउट कैसे हुए? लगभग एक ही तरीके से आउट होते जा रहे हैं। अब देखिए विराट कोहली का फॉर्म जो है खास करके टेस्ट मैचों में वो पिछले 4-5 साल से खराब चल रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूँ। 2020 के पहले विराट कोहली का जो टेस्ट एवरेज था वो 54 के ऊपर था, 54.97 में लगभग 55 मान के चलिए। लेकिन उसके बाद से वो गिरता ही जा रहा है और अभी वो 31 हो गया है, 31.32। 2020 के बाद का अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो 2020 के बाद जो 38 टेस्ट उन्होंने खेले हैं उसमें उन्होंने 2005 रन बनाए हैं, जिसमें 3 सेंचुरी है और 9 हाफ सेंचुरी है। सोचिए आप। और ये जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है इसमें आप देखिए पर्थ टेस्ट की दूसरी पारी में वो शतक बनाते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं कर पाते। बाकी की 6 पारियों में कोहली 11.16 के औसत से केवल 67 रन बना सके हैं बाकी की 6 पारियों में, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर 36 रहा है। सोच लीजिए कितना खराब खेल चल रहा है उनका। और इन सबसे सवाल ये उठता है कि पिछले 4-5 साल से कोहली स्कोर नहीं कर रहे हैं, फिर भी टीम में कैसे बने हुए हैं? और ये दरिया दिली दूसरे प्लेयर्स के साथ क्यों नहीं दिखाई गई? आपके सामने चेतेश्वर पुजारा का उदाहरण है, अजिंक्य रहाणे का उदाहरण है, न जाने कितने नाम हैं। उनके ऊपर तो आप ये इतनी दरिया दिली नहीं दिखाते। लेकिन और सुनिए, विराट कोहली को अगर आप लगातार मौका देते जाएंगे तो बीच बीच में एक आध सेंचुरी तो बना ही देंगे। ये काम तो पुजारा भी कर सकते थे। अब भैया 15 मैच आप उनको खिलाएंगे तो एक आध इनिंग्स में तो 100 रन आ ही जाएंगे। तो ये टीम क्राइटेरिया सेट नहीं कर पा रही है कि कौन सा खिलाड़ी किस कंडीशन में खेलेगा, किस परफॉर्मेंस पे खेलेगा। ये बहुत जरूरी है। आप एक क्राइटेरिया बनाइए जो हर किसी के लिए लागू हो। और विराट कोहली अभी भी अपने आप को कितना हाईली रेट करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस की जो खबर थी उसमें इनका नाम नहीं लिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि एक प्लेयर जो पहले भी कैप्टन रह चुका है वो ये कह रहा है कि मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगा, मुझे इंटरिम कैप्टन बना दो। बताइए भैया, आप अपने गेम पे फोकस करो यार, आपसे रन नहीं बन रहे हैं, कैप्टन बनने के लिए आप जान दिए जा रहे हो। और ये वही कोहली है जिनका अहंकार सर चढ़कर बोलता रहा है। अभी 19 साल के सैम कॉन्स्टास से आपने देखा होगा कैसे वो टकरा गए जा करके, उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और एयरपोर्ट पे पत्रकार थे, उनके साथ टकरा गए। मतलब वो खेलने गए हैं या बेवजह के पंगे लेने गए हैं, ये उनको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं कि एक वक्त इनका अहंकार इतना ज़्यादा था कि इन्होंने अनिल कुंबले जैसे सीनियर प्लेयर की बेइज्जती कर दी थी जब वो कोच हुआ करते थे। याद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी का वो फाइनल। ऐसे है विराट कोहली। उस फाइनल में एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ड्रेसिंग रूम में ये फैसला होता है कि अगर इंडिया टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करेगा। लेकिन वहाँ जाते हैं विराट कोहली और टॉस जीतते हैं और कह देते हैं कि मैं बॉलिंग करूँगा। वापस आते हैं ड्रेसिंग रूम में, अनिल कुंबले पूछते हैं कि भैया तुमने क्या किया? वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं कि बस मुझे लगा कि बॉलिंग करना चाहिए। इस तरह की इंसल्ट हुई थी वहाँ पे अनिल कुंबले की। सोचिए, विराट कोहली एक बड़े खिलाड़ी हैं तो अनिल कुंबले भी तो एक बड़े खिलाड़ी हैं, आप ऐसे इंसल्ट कर सकते हैं क्या? और बाद में कुंबले ने ये कहा भी है। अब बात यह है कि विराट कोहली में भी क्रिकेट अब बची नहीं है। अब चाहे रवि शास्त्री जो कह लें। और देखिए यहाँ पे कैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। उन्होंने एक नया फर्म बनाया है विराट कोहली ने, जिसमें रवि शास्त्री उनके बिजनेस पार्टनर हैं। अब रवि शास्त्री कहते हैं कि भैया रोहित शर्मा का तो खेल खत्म हो गया है, लेकिन कोहली अभी 3-4 साल खेल सकता है। कैसे भाई? जो आदमी पिछले 5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है वो अगले 3-4 साल कैसे खेल सकता है? इसलिए कि आप उसके बिजनेस पार्टनर हैं। मतलब ये कहते हैं कि अगर विराट कोहली ऑफ साइड की गेंदों को छेड़ना बंद कर दें तो उनका जो फॉर्म है वो अगले 3-4 साल तक चल सकता है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कह रहे हैं। वो सोचिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप कमेंट्री कर रहे हैं, आप बिजनेस पार्टनर हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि रोहित शर्मा को चले जाना चाहिए, लेकिन विराट कोहली अभी 3-4 साल खेल सकता है। हाँ, बस वो ये कमी अपनी ठीक कर ले। तो कमी अगर ठीक कर ले तो क्या रोहित शर्मा नहीं खेल सकता? वो अपना फीट मूवमेंट ठीक कर ले तो वो भी खेल सकता है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं भाई। अब देखिए, जैसी खबरें आ रही हैं उससे ये बहुत स्पष्ट है कि विराट कोहली भी अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं। या तो वो सिडनी टेस्ट के बाद संन्यास लेंगे, कहा नहीं जा सकता, या अगर नहीं लिया तो फिर जो इंग्लैंड में जो सीरीज होने वाली है उसके बाद वो निश्चित रूप से संन्यास लेंगे, और नहीं लेंगे तो उनको लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीसीसीआई अब उनसे बात कर रही है कि किस तरह से उनको एक ग्रेसफुल एग्जिट दिया जाए। और ये सही भी है भाई। कब तक आप रोहित और विराट जैसे खिलाड़ियों को बर्दाश्त करते रहेंगे जब वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं?
आपको कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये हो गए मेलबर्न के 3 विलेन, 3 सबसे बड़े विलेन, ऋषभ पंत, रोहित शर्मा और विराट कोहली। वैसे मेलबर्न में अगर इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट की बात करें तो एक नाम और भी है, और वो है यशस्वी जायसवाल। देखिए, यशस्वी जायसवाल ने इस सीरीज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसमें कोई शक नहीं है, बेस्ट परफॉर्मर है वो। लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने ऐसी गलतियां की हैं कि वो देख के ऐसा लगता है कि भाई ये आदमी क्या कर रहा है, इतना बढ़िया वो खेल रहा है, लेकिन ऐसी समय पर गलत शॉट खेल जा रहे हैं, वो अपना पेशेंस खो दे रहे हैं जहां पे उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। अब देखिए, इस मेलबर्न टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में वो कमिंस की एक बॉल पर पुल शॉट खेल जाते हैं, जबकि फील्डिंग ऐसी सेट की हुई थी कि उनको आउट होने का खतरा था, और ये सब कुछ देखते हुए वो पुल शॉट खेलने जा रहे हैं। पुल शॉट कब खेल रहे हो भाई? जब टीम मैच बचाने की कोशिश कर रही है। भाई आपने 208 गेंदों में 84 रन बनाए हैं, आपने कितना बड़ा धैर्य दिखाया है, आपने धैर्य दिखाया, पेशेंस के साथ खेला, तो फिर ये पुल शॉट पे आप क्यों जा रहे हो? और आप देख रहे हो फील्डर वैसे ही लगे हुए हैं, और बिल्कुल समझ से परे था। ये और बात है कि वो कंट्रोवर्सी हो गई, वो थर्ड अंपायर को गया, जो स्निकोमीटर था उस पर डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा था, लेकिन थर्ड अंपायर ने कहा कि नहीं भाई मैं विजुअली कन्विंस्ड हूँ। चलिए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो सही था गलत था वो बात की बात है। सुनील गावस्कर ने कहा कि वो गलत आउट दिया गया क्योंकि डिफ्लेक्शन नहीं था स्निकोमीटर में। मैं भी मानता हूँ कि भाई या तो आप टेक्नोलॉजी यूज करें या फिर ना करें। अगर आपको देख के ही कोई निर्णय लेना है तो टेक्नोलॉजी क्यों इस्तेमाल करना है? लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि जो पुल शॉट खेलने की कोशिश की और जिस कोशिश में यशस्वी जायसवाल आउट हुए वो सही था, बिल्कुल नहीं था। वहाँ अपना धैर्य खो गए। और इससे पहले, ये पहली बार नहीं हुआ, उसी मैच के पहली पारी में 118 गेंद पर 82 रनों की शानदार पारी खेली यशस्वी जायसवाल ने, लेकिन एक बेवजह की सिंगल लेने के चक्कर में वो आउट हो गए। नॉन स्ट्राइकर इंड पर विराट कोहली थे, इन्होंने शॉट खेला, भाग पड़े, कोहली तैयार नहीं थे इसके लिए। तो इसकी जरूरत क्या थी भाई? सिचुएशन डिमांड नहीं कर रही थी, आप कोई T20 मैच तो खेल नहीं रहे थे, तो आपको ये रन लेने की जल्दी क्या थी? ये आप बिल्कुल आपने धैर्य खो दिया। तो ये ऐसा लग रहा है कि यशस्वी जायसवाल में भी धैर्य का बड़ा अभाव है। खिलाड़ी ब्रिलियंट है, इसमें कोई शक नहीं है, यहीं पे कोच का रोल आता है। गौतम गंभीर को ये बैठ के उनसे बात करनी चाहिए, चीखने चिल्लाने से नहीं होगा। करे तुम इररिस्पॉन्सिबल शॉट क्यों खेल रहे हो, नेचुरल गेम के नाम पे तुम लोग ये बदतमीजी कर रहे हो। भाई बैठ के आप बात करो। यशस्वी इज़ वेरी यंग। ऋषभ पंत को भी आप बैठ के समझा सकते हैं, वो ऋषभ पंत के टैलेंट पे भी आप शक नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये समझाना पड़ेगा कि भाई अगर आप इस तरह के इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेलोगे तो फिर हमें आपको पनिश करना पड़ेगा, हमें आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। ये तरीका है बात करने का। 1-to-1 आप बात कर सकते हैं, ड्रेसिंग रूम में चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और वास्तव में कोच का काम ही ये है कि वो खिलाड़ियों के साथ बैठ करके ये अप्रोच पे बात करे। देखिए, जो आदमी नेशनल टीम में, जो खिलाड़ी नेशनल टीम में खेल रहा है, उसे क्या आप शॉट मारना खिलाएंगे, समझाएंगे? अरे उसको शॉट लगाना आता है, तभी तो वहाँ तक वो पहुँचा है। आप क्या बैट पकड़ाना सिखाएंगे उसको, कैसे बैट पकड़ते हैं, कैसे खेलते हैं? नहीं, ये मैन मैनेजमेंट का काम है, टेम्परामेंट मैनेजमेंट का काम है, और ये गौतम गंभीर का काम होना चाहिए। लेकिन ये सोचने की बात है कि आखिर क्यों इतने सारे खिलाड़ी हैं जो इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्हें इस बात का डर नहीं है कि इनको पनिश किया जाएगा। अगर ये इररिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेलते हैं और टीम का नुकसान होता है तो ड्रॉप किए जा सकते हैं, ये डर नहीं है इनमें, और इसलिए लगातार ये ऐसी हरकत करते जा रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि BCCI इन खिलाड़ियों के अंदर, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, इनके अंदर सज़ा मिलने की, ड्रॉप किए जाने की, ये जो डर है ना, वो डर पैदा करें। और शुरुआत सीनियर प्लेयर्स से ही होना चाहिए। मैंने आपको कहा था कि इस टीम में ग्रुपिज्म बहुत ज़्यादा है। उसका एक उदाहरण है मोहम्मद सिराज। लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं, वो विकेट नहीं ले पा रहे हैं, वो रन भी खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि उसे रोहित शर्मा ड्रॉप नहीं करना चाहते, क्योंकि रोहित शर्मा के साथ उनकी बड़ी बॉनमी है, दोस्ती यारी है। मेलबर्न टेस्ट में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं दूसरी पारी में। सुनील गावस्कर ने तो यहाँ तक कह दिया कि सिराज को जाकर के सीधे सीधे कह देने की जरूरत है कि नहीं खिलाते तुम्हें, जाओ अगले मैच में तुम्हें ड्रॉप कर रहे हैं। भाई तुमसे कुछ हो नहीं पा रहा है तो आप जो और दूसरे प्रसिद्ध कृष्णा को आप लेकर के गए हो, हर्षित राणा को लेकर के गए हो, उसको भी तो मौका दो।
लेकिन आपका ये जो मोह है सिराज से वो छूट नहीं रहा। सिराज अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन जब कोई भी खिलाड़ी है अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ियों को तो मौका दो। हमारी दोस्ती है, हम उसको पसंद करते हैं, चेहरा पसंद है, इसलिए आप खिलाए जा रहे हो और इसी चक्कर में टीम का नुकसान हुआ जा रहा है। सोचिए, जो बात सबको दिख रही है, सुनील गावस्कर को दिख रही है कि सिराज को ड्रॉप कर देना चाहिए, वो बात रोहित और गंभीर को नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं कि नहीं दिख रही होगी, दिखती है, लेकिन ये ग्रुपिज्म है भाई, फेवरेटिज्म है, क्या करेंगे आप। और अब बात करते हैं हम लोग गौतम गंभीर की। ये जब से आए हैं ये भाई साहब, भारतीय क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रखा है। गंभीर के रहते भारत श्रीलंका से ओडीआई सीरीज हारा, न्यूजीलैंड से टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश हो गया, घर में घरेलू श्रृंखला। अब एक चीज़ और भी देखिए, राहुल द्रविड़ के टाइम में सारे कोच इंडियन थे, लेकिन इन्हें विदेशियों का चस्का है, ये विदेशी कोच ले आए। अब ये बात समझ से बाहर है। मीडिया से बात करना इनको आता नहीं है, हमेशा नक चढ़े की तरह बात करते हैं। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप मीडिया से बात नहीं कर पाते, जाहिर है आप खिलाड़ियों के साथ भी बैठ के ढंग से बात नहीं कर पाते होंगे। ये हमेशा नक चढ़े की तरह, भाई वहाँ पे सब अपने आप को स्टार समझने वाले लोग हैं। अब आप देखिए कि जो शुभमन गिल है वो भी आईपीएल में कैप्टन है, अब क्या बात करेंगे उससे, वो तो खुद ही पता नहीं किस आसमान पर रहता है। ये जो ऋषभ पंत है ये भी कैप्टन है, 27 करोड़ में बिका है आईपीएल में। भैया आपको बात करने की तमीज़ तो होनी चाहिए। अब ये सिडनी टेस्ट से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो रोहित शर्मा साथ में नहीं थे। किसी जर्नलिस्ट ने पूछ लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप अकेले आए हैं, रोहित शर्मा क्यों नहीं है? तो गौतम ने कहा मैं आ गया, ये काफ़ी नहीं है, क्या बात करते हो। अब ये और बात है कि वो ये कह रहे हैं, ड्रेसिंग रूम में जब वो चिल्लाने लगे तो उन्होंने कहा, जैसा इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, कि 6 महीने से तुम लोग अपने मन से काम कर रहे हो, मुझे काम करने का मौका नहीं मिला और अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा। तो आप क्यों चुप थे भाई 6 महीने तक? आपको किसी ने कहा था कि आप चुप रहिए? आप पहले ही आवाज़ उठाते। देखिए ये बात सही है, उनको जो टीम मिली है उसमें रोहित और विराट जैसे बड़े नाम है, उनको ड्रॉप करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आपको ये किसने कहा कि आप उनको ड्रॉप ना करें या फिर आप अपनी आवाज़ ना उठाएं? आप तो हमेशा लीपा पोती पे लगे रहे और इनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी हैं। ये भी कुछ अपने प्लेयर्स को अपनी पसंद से ले आए टीम में। हर्षित राणा का नाम लिया जा रहा है क्योंकि वो पसंद नहीं थे, वो बीसीसीआई उनको नहीं चाहती थी, ये अपनी तरफ से उनको ले आए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी नहीं चली, आपने भी अपनी मनमानी की है। और पीटीआई ने जो खबर दी है उसके मुताबिक खतरा इनके ऊपर भी है, तलवार इनके ऊपर भी लटक रहा है। अगर चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो गौतम गंभीर भी, इनकी भी छुट्टी हो सकती है। मतलब आप ये समझिए कि इस वक्त पूरे टीम की हालत खराब है। सब कुछ निर्भर करता है कि सिडनी टेस्ट में क्या होता है। रोहित का करियर तो खत्म हो चुका है, अगर वो सिडनी में नहीं खेलते हैं तो मेलबर्न टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट हो गया। अगर वो सिडनी टेस्ट खेलते हैं तो ये उनका लास्ट टेस्ट होगा, इतना तो तय है। अगला नंबर जाहिर है विराट कोहली का होगा। इन दोनों खिलाड़ियों का वक्त खत्म हो गया है, अब आगे पीछे इनको रिटायर होना ही है। अश्विन रिटायर हो चुके हैं, टीम निश्चित रूप से ट्रांजिशन के दौर में है। लेकिन आगे क्या करना है? आगे वही होना चाहिए जैसा गंभीर ने कहा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होना चाहिए, बड़े नाम नहीं। बड़े नाम लेके आप क्या करोगे? उन बड़े नामों से टीम का कोई भला नहीं होता, ये वाइट एलिफेंट्स बन जाते हैं। ईगो बड़ा और परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, वही हाल हो जाता है। और देखिए चाहे जितने बड़े नाम हो, सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। सुनील गावस्कर गए, सचिन तेंदुलकर गए, सौरभ गांगुली गए, वीरेंद्र सहवाग गए, भाई सबको जाना होता है। और अगर इनके भी जाने का वक्त आ गया तो आप उनको जाने दें भाई, ग्रेस के साथ जाने दें, इज्जत के साथ जाने दें और एक नई टीम बनाएं जिसमें सिलेक्शन का आधार सिर्फ परफॉर्मेंस हो। और ये सबको कह दिया जाए कि ये आपको रिस्पॉन्सिबल क्रिकेट खेलना है, नेचुरल गेम के नाम पर आप ये मनमानी नहीं कर सकते और नेचुरल गेम के नाम पे आप इररिस्पॉन्सिबल शॉट सिलेक्शन नहीं कर सकते। और अगर आप करते हैं तो आपको इसकी सज़ा मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।